चंद्रयान 3 मिशन के अपार सफलता के 10 दिन बाद ही इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट से अपना अगला मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सूरज को डिटेल में स्टडी करना है, जिसके लिए 1500 kg की 7 पेलोड वाली सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजेस पॉइंट L1 पे भेजा गया। 127 दिन का सफर तय करने के बाद 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 अपने लास्ट स्टॉप पे पहुंच गया है, जिसके साथ ही इंडिया ऐसा करने वाला फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया है। इस मिशन के सक्सेस से इसरो ने विश्व भर में न बस अपना लोहा बनवाया है, बल्कि ये भी साबित किया कि वो कुछ देशों के अंग विशेष में खाज और मिर्ची लगाने में पूरी तरह से सक्षम है और आगे भी लगाते रहेंगे। वैसे आपको बताते चले कि जापान और चाइना के भी सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशंस हैं। ऐसे में आदित्य L1 उनसे कैसे अलग है और ये मिशन किस प्रकार से उनसे एडवांस्ड है, आइए आगे समझते हैं। दोस्तों, सन को स्टडी करने के लिए 1960s से ही कई स्पेस मिशन किए गए हैं, लेकिन सूरज का बिहेवियर को आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि कैसे सूरज की आउटर लेयर का टेम्परेचर इनर लेयर से काफी ज्यादा है। आपको बताते चले कि सूरज का एटमॉस्फेयर बेसिकली 4 लेयर से बना हुआ है: फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना और हीलियोस्फेयर। लोअर लेयर यानी कि फोटोस्फेयर का टेम्परेचर 6000 केल्विन रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आउटर लेयर यानी कोरोना का टेम्परेचर 20 लाख केल्विन तक रिकॉर्ड किया गया है। आखिर ये टेम्परेचर इंक्रीज किस वजह से हो रहा है? दोस्तों, इस एनोमली को कोरोनल हीटिंग कहते हैं और इसको स्टडी करना आदित्य L1 का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा सन का बिहेवियर जैसे सोलर विंड्स, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स कोरोना से हाई स्पीड में स्पेस में रिलीज होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा मास कोरोना से इजेक्ट होकर स्पेस में चले जाते हैं, इनको भी आदित्य L1 मिशन स्टडी करेगा। इसके साथ ही सन में हो रहे लगातार बदलाव का स्पेस पे, खास तौर पे अर्थ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या असर पड़ेगा, इसको भी आदित्य L1 समझने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि सूरज हमारे सैटेलाइट, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, GPS सिस्टम, यहाँ तक कि पावर सिस्टम को भी डैमेज करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसा ही कुछ 1989 में नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली क्यूबेक में देखा गया था। 10 मार्च 1989 को साइंटिस्ट ने सन में एक पावरफुल एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया, जैसे कई सारे एक साथ ही ब्लास्ट कर गए हों। उसके 2 दिनों बाद ही इससे रिलीज हुई पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ को हिट करती है, जिससे कैनेडियन प्रोविंस क्यूबेक में पावर ग्रिड फेलियर हो जाता है, रिजल्टिंग इन कंप्लीट ब्लैकआउट। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए नासा ईसा सैटेलाइट के बाद अब इसरो का आदित्य L1 सैटेलाइट भी अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे समय से पहले ही सन के डेंजरस इजेक्शन का पता लगा सके और उसके लिए बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों, 6 जनवरी को आदित्य L1 अपने स्पेसिफाइड पोजीशन यानी लैग्रेंज पॉइंट L1 पे पहुंच गया है। किसी 2 ग्रेविटेशनल बॉडी सिस्टम जैसे अर्थ और सन सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां इन बॉडीज द्वारा लगाया जा रहा ग्रेविटेशनल पुल और इनके साथ रखे किसी एक छोटी बॉडी पे लगता सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिससे वो छोटी बॉडी मिनिमम एफर्ट्स में उस पोजीशन पे बनी रहे। इन पॉइंट्स को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। यहाँ वो छोटी बॉडी आदित्य L1 सैटेलाइट है, जिसे L1 पॉइंट के चारों तरफ हेलो ऑर्बिट में मिनिमम फ्यूल के यूज करके मेंटेन किया जाएगा। दोस्तों, जापान और चाइना ने सन को स्टडी करने के लिए पहले ही सैटेलाइट्स लॉन्च करी हुई हैं, लेकिन ये सैटेलाइट्स अर्थ ऑर्बिट पर है। अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट होने से सन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स में सैटेलाइट और सन के बीच अर्थ आ जाएगी, जिससे ऑब्जर्वेशन ब्लॉक हो जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 पे सैटेलाइट को स्टेशन करने का फायदा ये है कि वहां सन और सैटेलाइट के बीच कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जिससे अगले 5 सालों तक लगातार आदित्य L1 सैटेलाइट सन को ऑब्जर्व कर सकेगी। अब इन पेलोड्स को यूज करके हम किस हद तक सूरज को स्टडी कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि कैसे सूरज की चमक धीरे धीरे कम होते जाएगी, कैसे सूरज अपनी आधी उम्र तक पहुंच चुका है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।